आज हम पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें कोटा में क्या क्या था, भूमि का वर्गीकरण राजस्व के आधार पर। उसके बाद हम देखेंगे राजस्व के आधार पर भूमि की कौन कौन सी जो प्रकार श्रेणियाँ थी। जागीर भूमि थी। उसके बाद हम देखेंगे इजारा भूमि थी। उसके बाद आंकबंदी भूमि थी। उसके बाद उपजाऊपन, उपजाऊपन और उत्पादन के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ था भूमि का, वो देखेंगे। जो पीवत थी, बीड़ थी और छापर जो भी थी, ये श्रेणियाँ थी। और उसके बाद हम देखेंगे माल भूमि, पीवल भूमि, बारानी भूमि किसे कहते हैं, गौरमो भूमि किसे कहते हैं, फिर चारागाह भूमि, चरनोत, गोचर, ओरण और बंजर भूमि। फिर भू राजस्व कर कौन कौन से थे। भू राजस्व कर में कौन सा, हिरण्यकश, बिगुड़ी किसे कहते हैं, मुकाता किसे कहते हैं, डोरी क्या थी। ये राजस्थान के सभी है ना। लाटा, कूता, ये सब राजस्थान के हैं। जबती, सिंगोटी, शायर क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट है शायर, जाजम, घुंघरी, छटुंद। फिर मध्यकालीन कर्षक वर्ग कौन कौन से थे। जो कर्षक वर्ग की श्रेणियां थी ना, वो बापीदार किसान, गैर बापीदार, पाही कास्त, गेवती कौन थे। ये सिंचाई के मुख्य यंत्र कौन कौन से थे, अरगट, ढीकली, पावटी, रिया, चड़स, अरसटा। सैनिक व्यवस्था है ना, ये नेक्स्ट वीडियो में। एक पेज के ही नोट्स हैं, एक दो पेज के ही है, सिर्फ भू राजस्व व्यवस्था है। क्योंकि इम्पोर्टेंट सब लेना पड़ता है तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में कम से कम 60 मिनट का पूरा आपको वापस एडिट करके पूरा 1 घंटे का वीडियो भी दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं भू राजस्व व्यवस्था। कोटा राज्य में सर्वप्रथम झाला जालम सिंह ने राजस्थान में 1807 में भूमि बंदोबस्त करवाया और भूमि को नपवाया था। किसने नपवाया था, झाला जालम सिंह। ये दीवान भी कहलाते थे मेवाड़ के। और भूमि का वर्गीकरण राजस्व के आधार पर क्या क्या था, तो खालसा भूमि सीधा राजस्व का नियंत्रण होता था, यानी कि राजा का नियंत्रण होता था। कुल भूमि का 20% वसूला जाता था खालसा भूमि में। उसके बाद जागीर भूमि, जो राजा के भाई सामंत की होती थी। आपको पता है, बड़ा भाई राजा होता था और उसके छोटे भाई होते थे, वो सामंत होते थे, जिनको जागीरें और भूमि दी जाती थी। ठिकानेदार या जागीरदार भी वही कहलाते थे। जो सामंत थे ना, वो राजा के भाई थे। तो कर्नल जेम्स टाउड कहता है कि यूरोप में जो सेवक और मालिक का संबंध है, वो हमारे राजस्थान में सामंती व्यवस्था है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमारे भाई बंधुत्वों पर आधारित थी, संगोत्रीय रक्त संबंधों पर आधारित थी और समान और कर्तव्य पे आधारित थी। क्योंकि आपको पता है, बड़ा भाई अगर राजा होगा तो छोटे भाई सामंत है, उनके भाई है। अगर बड़े भाई की मृत्यु हो जाए कारणवश किसी, या युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाए, तो उसका छोटा भाई राजा बनता था। और उनके जो छोटे बड़े भाई थे वो सब जागीरदार होते थे, सामंत होते थे, उनका सम्मान करते थे। और हर एक मुसीबत में जब भी बाहरी आक्रमण होता था, तो आपको पता है अपना भाई आएगा, दूसरे थोड़ी ना आएंगे, इसलिए वो सारी भूमि उनको दी जाती थी। युद्ध में वो सामंत उनकी सेवा करते थे और कर भी देते थे और शादी ब्याहों में भी आते थे और कार्य भी करते थे, जिसमें हम आपको पता है उत्तराधिकारी शुल्क भी देते थे ये सामंत राजा को, जिससे राजा की आय होती थी। और उत्तराधिकारी शुल्क में एक अपवाद था, जैसलमेर के सामंत थे ना, वो कभी उत्तराधिकारी शुल्क भी नहीं देते थे और चाकरी के बदले में वो भी क्या लेते थे, कर लेते थे, पैसा या धन लेते थे। जबकि बाकी जितने भी सामंत थे ना, वो पैसे या चाकरी के लिए नहीं लेते थे, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे भतीजे की शादी है, या मेरी बहन की शादी है, या मेरी भतीजी की शादी है, या मेरे चाचे हमारे खुद के रिश्तेदार हैं, तो वो कभी पैसा या धन नहीं लेते। और आज भी हमारे गाँवों में यही देखने को मिलता है। जब बड़े भाई की या परिवार में किसी की शादी हो तो सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। चाहे कोई साधन भी लगा दे तो उसके कोई तेल के पैसे नहीं लेते, चाहे वो सारी रात काम भी कर ले तो भी पैसे नहीं लेगा, अपना घर वगैरह सब कुछ साथ देते हैं। तो वही जो हमारे गाँवों में है, वही हमारे पहली सामंत व्यवस्था या राजा का उसका संबंध होता था। फिर जागीर बता दिया मैंने आपको, राज्य की सेवा के बदले में दी जाती थी। इजारा भूमि, महत्व संपूर्ण भूमि का भू राजस्व एक व्यक्ति को ठेका दिया जाता था। ये ठेका प्रणाली, यानी कि एक व्यक्ति को 1 साल या 5 साल के लिए बंद में दिया जाता था इजारा भूमि। इजारा भूमि की शुरुआत उत्तरवर्ती जब मुगल शासन था ना, उसमें जुल्फिकार था, जिसने भू राजस्व वसूल के ठेके पे दिए जाने की प्रथा को, इजारा प्रथा थी ना, उसको बहुत बढ़ावा दिया था। किसने दिया था, जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान कौन था, जहांदार शाह का वजीर था। और असद खां था ना, जो औरंगजेब का वजीर था, असद खां, उसका पुत्र था जुल्फिकार। उसने इजारा प्रथा को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया और उसको बढ़ावा भी दिया था इसने। फिर है, आप देख सकते हो अकबंदी, बीकानेरी, मुकाता यानी बोली लगाना, ये बीकानेर में ज़्यादा प्रसिद्ध है। और पड़ी हुई धान की या किसी भी की पूरी बोली लगाना कि हाँ इसमें मैं दे सकता हूँ और इतना मुझे देना पड़ेगा, और आपको दे सकते हो, तो अगर आपको सही लगे तो आप मुझे दे सकते हो। पूरे साल की एक साथ कीमत लगाना। पीवत, जिस फिर अब देखेंगे उपजाऊपन, उत्पादनता के आधार पर भूमि का जो वर्गीकरण है या कृषि का वर्गीकरण है, तो पीवत, चाही, गोरमा, कोरवान, मोरवी, काजू, पड़त, नालायक, छापर आदि थी। बीड़ भूमि, कच्छ नदी नालों के समीप वाली भूमि को बीड़ भूमि कहते थे।
उसके बाद देखेंगे मालभूमि, काली उपजाऊ भूमि माल कहलाती थी। पीवत चाही, कुआं तालाबों द्वारा सिंचित भूमि को पीवल कहते थे, जिसमें साधनों से सिंचाई संभव हो, जिसे चाही भूमि। यानी कि साधन होते ना, पानी जिसके नज़दीक हो ना, वो चाही भूमि या पीवत भूमि एक ही होती थी। कुओं या तालाबों या सिंचित भूमि के पास, नहरों के पास होती थी, उसे पीवत भूमि, पीवल। और बारानी भूमि पूर्णत वर्षा पर निर्भर। जो हमारे राजस्थान में पूर्णत जैसलमेर की तरफ से जाएंगे हम, तो बारानी भूमि ही मिलेंगी। जो तालाब के पेटे की भूमि, जिसमें बिना सिंचाई फसल पैदा हो, वो तलई कहलाती थी। क्या कहलाती? तलई भूमि। जहाँ पानी तो सिंचाई तो नहीं करने की आवश्यकता है, लेकिन जो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाए ना, तो वहाँ से कोई गेहूँ है, चना है वगैरह, आज भी हमारे यहाँ लेते हैं, जहाँ पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, उसे तलाई भूमि कहते थे। जहाँ पूर्ण वर्षा पर निर्भर हो, जहाँ पानी की आवश्यकता नहीं, जैसे बाजरी होती है, मूंग होते हैं, वो सब हमारी वर्षा के आधार पर ही हमारे राजस्थान में खेती होती है, उसे बारानी भूमि कहते हैं। गोरमो गांव के पास वाली भूमि। अब है चारागाह भूमि, चरनोत, गोचर और पूर्ण रूप से सार्वजनिक, गांव के पशुओं के लिए और ग्राम पंचायत का नियंत्रण होता था। कोई भी अगर उसे अपने कब्जे में ले लेना, तो ग्राम पंचायत वाले थे ना, वो उसको हटा देते थे, और ये पशुओं के लिए रखी जाती थी। गोचर, ओरण, जो हमें कहते हैं ना कि ये ओरण है, ये नहीं ले सकते हम, ये जैसे कि हमारे देवताओं की भूमि है या गाय माता की भूमि है, इसलिए नहीं ले सकते थे, जिसे ओरण कहते हैं। हमारे गाँवों में आज भी ओरण है। जो पड़ी भूमि पड़ी चरणों पशुओं के चारागाह के लिए। भू राजस्व कर कौन कौन से, अब देखोगे आप, तो लगान, हासिल, भोग, बोझ, जो अनाज के रूप में लिए जाते थे, वो ये करते हैं। हिरण्य कर क्या था? नगदी कर था। हिरण्य, हिरण्य जो आपको पता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में थे भी हिरण्य कर दिया जाता था। और बिगोड़ी, प्रति बीघा भूमि के आधार पर जो कर दिया जाता था, उसे बिगोड़ी कहते थे। क्या कहते थे? बिगोड़ी। बिगोड़ी के बाद में मुकाता, ये एक मुश्त राजस्व निश्चित करना, बोली लगाना। मैंने कहा बीकानेर में प्रसिद्ध थी। एक मुश्त, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितनी भी कर निश्चित करना कि इतने 20,000 है, 20 लाख है, 20 जितने भी होंगे वो 1 साल में दूंगा, और ये मुझे दे दें, तो 1 साल की बोली के लिए। डोरी, जमीन को नाप कर जयपुर में डोरी के स्थान पर बांस का प्रयोग किया जाता था। आपको पता है गाँव में आज भी डोरी से नापा जाता है जमीन को। तो जमीन को नाप कर दिया जाने वाला कर है या डोरी, उसको माप की इकाई होती थी। लाटा, काटी हुई फसल का अनुमान लगाना। लाटा क्या है? काटी जो लाटा क्या होता है? पहले राजस्थानी भाषा में हम देखें तो खेत के अंदर एक ट्रैक्टर से सही किया जाता था, उसके अंदर लिपाई की जाती थी मिट्टी से, उसे लाटा कहते हैं। और उस लाटे पे फसल का जो काट कर रखी जाती थी ना, उसका अनुमान लगा के राजा को उसका कर या टैक्स देना होता था, या हासिल कहते हैं। कुता, खड़ी फसल का अनुमान लगाना। कुता यानी अभी काटी नहीं है, खड़ी है, उसको कहते हैं कुता। एक कहते हैं जब्ती कर, नकदी फसलें होती, गन्ना, कपास, अफीम, नील पर जो प्रति बीघा राजस्व वसूलता था, उसे जब्ती भी कहते हैं। एक जब्ती वो भी थे जो नए सामंत के बनने पर वहाँ जाते थे शोक पर व्यक्त करने के लिए, और वहाँ से भी टैक्स लेके आते थे। तलवार बंदी कर है, हुक्मनामा है, पेशकश है, नजराना है, तो उसे भी जब्ती कहते थे। और नकदी कर लेने वाले को भी जब्ती कहते थे। और एक आपको पता है, मैंने हिरण्य कर बताया था ना, वो भी जब्ती ही है। हिरण्य कर है ना, हिरण्य कर, वो भी तो नकदी के रूप में लिया जाता था, इसलिए वो भी जब्ती को या नकदी हिरण्य कर को, ये भी एक ही हिरण्य। फिर एक सिंगोटी, पशुओं की खरीद फरोश में, पशु जो बेचते थे, सिंगोटी किसे कहते हैं? पशुओं के क्या होते हैं? सिंग होते हैं। तो सिंगोटी यानी जो पशु बेचते हैं ना, उसकी खरीदना या बेचना क्या कहलाता था? सिंगोटी कर। ये भी राजा को सिंगोटी कर कहते थे। फिर शायर, चुंगी, टैक्स कर, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए जाना जाता था। तो जैसे कि ये राजस्थान है और हमारे राजस्थान के पास मध्य प्रदेश है, इससे यहाँ हम अगर कोई हमारा जैसे कि अनाज ही बेचने जाए या कुछ भी व्यापार करने के लिए जाए, तो हमको देना पड़ता था क्या? डांड देना पड़ता था। अगर हम राजस्थान से मध्य प्रदेश से बीच के होकर, यहाँ से होकर ऐसे जाएंगे बिहार में, तो हमको शायर कर देना होता था, उसे टैक्स कर देते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच से होकर गुजरना, जैसे जाना होता था, उसे शायर कर कहते थे। ये जैसलमेर में ज़्यादा वसूला जाता था, जयपुर में भी यहाँ शायर कर होता था। जयपुर और जोधपुर, जैसलमेर में जाजम, जमीन की खरीद फरोख्त है। जाजम पे बैठ के ही तो ज़मीन का हम बेचने या न बेचने की जो कीमत तय करते हैं। उसके बाद घुंघरी, जितना बीज उतना ही भू राजस्व। जब हम फसल बोते थे तो हमारे पास बीज नहीं होता था, बीज लेने जाते थे, तो बीज लेने के जाते थे ना, तो वो के बीज वाला यही कहता था कि जितना बीज लेके जा रहे हो, जब आपकी फसल हो जाए तो हमें उतना ही वापस कर देना। छठुंद, मेवाड़ राज्य में जागीरदार अपने आय का 1/6 भाग राजा को देते थे, उसे कहते छठुंद। फिर मध्यकालीन कृषक वर्ग, बापीदार, वैश्यवादार, वंशानुगत भूमि, राज्य की ओर से पट्टे दिए जाते थे। दखाला भूमि, इसे दखाला भूमि कहते थे। बापीदार यानी कि उनकी खुद की वंशानुगत भूमि होती थी, वो बापीदार। गैर बापीदार दूसरे किसान से खेत लेकर जोतता था, उसे सिकमी भी कहते थे। क्या कहते थे? सिकमी काश्त।
जो दूसरे खेत से लेते थे, और गैर बापीदार भी कहते थे। पाई कास्त दूसरे गांव में जाकर, दूसरे गांव से आकर अपने ही खेत में, यानी ये दूसरा गांव है, यहाँ से आए और यहाँ आए, यहाँ आके अपने खेत की खेती की, तो उसे कहते थे पाई कास्त। और गांव का स्थायी किसान यही गांव है, और यहाँ से जो भी किसान थे वो यही खेती करते थे, तो उसे कहते थे गेवती। उसके बाद हम देखेंगे सिंचाई के प्रमुख मुख्य यंत्र। अर्गट, वेदों से प्राप्त अग्राट को जल यंत्र कहते हैं। ढिकली, लकड़ी का यह तुल्ला यंत्र था, ढिकली। और पावटी, रिया, चड़स, ये चमड़े का बना होता था, जिसे ढोल का बना होता चमड़े मटके के आकार का होता था। चड़स को बनाने का काम रेंगर या कारखाना आड़ा कहते थे। और अड़सठा, जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड, उसे अड़सठा कहते थे। ये आप देख सकते हो, ये ढेकली है जिससे पुराने जमाने में पानी निकाला जाता था। ऐसी संरचना होती थी इसकी, आप देख सकते हो। यहाँ से रस्सी बांधी जाती थी, और ये रस्सी यहाँ से, ये देख सकते हो, यहाँ वजन रखा जाता था, यहाँ से पानी सींचा जाता था। पहले पानी ऊपर ही होता था, इतना अंदर नहीं होता था। इसे रहट या अर्गट कहते हैं। ये ऐसे इस डब्बों में पानी भरा जाता था। इस तरफ है ना, ये लकड़ी यहाँ से है ना, यहाँ से ये बैल खींचते थे, ये ऐसे ये बैल खींचते थे, और उस तरफ डब्बों में पानी भरा जाता था। फिर बैल चारों तरफ इनको घुमाते थे, फिर पानी निकलता था। उसे कहते हैं अर्गट या रहट। ये चड़स है, ये देख सकते हो, और ये चड़स है, ये देखो ऐसे कुएं से पानी निकलता है, ये देख सकते हो। यहाँ पर ये चमड़े की बनी होती थी, यहाँ से पानी निकाला जाता था बैलों के द्वारा खींच के। ये क्या है? चड़स है। ये देखो, ये आ रहा है, ये बैल है, ये जा रहा है। ये कुआं है, ये कुएं से बाहर निकाला, ये बैल चले। ऊँट भी होते थे, बैल भी होते थे। ये वापस आया, ये पानी आया, ये देख सकते।